नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछला जो एपिसोड बनाया उसके अंदर पिछली जो वीडियो बनाई उसके अंदर 10 मिनी एसयूवीज रखी मैंने, जो कि प्राइस के हिसाब से रखी। उसके बाद उसके अंदर इंजन्स कौन कौन से आते हैं, वैसे प्रैक्टिकलिटी कैसी है उनकी। अब दोस्तों नई श्रृंखला चालू होने जा रही है आज से। उसमें क्या होगा कि मिनी एसयूवीज के अंदर जो जो कारें आती हैं, यानी कि 10 कारें जो मैंने गिनाई पिछली, उनके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या प्रैक्टिकलिटी है, मेंटेनेंस का खर्चा क्या पड़ता है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ब्रांड वैल्यू, फीचर्स, इंजन, ये सभी पहलू जोड़े जाएंगे। लास्ट में जाके दोस्तों इसके कॉन्स भी बताए जाएंगे कि क्या क्या कमियां हैं इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। और बिल्कुल अंत में उसका वर्डिक्ट भी निकाला जाएगा। तो आज की कड़ी दोस्तों शुरू करने जा रहा हूँ मैं Hyundai की वेन्यू से। पहला वीडियो Hyundai की वेन्यू के ऊपर बना रहा हूँ मैं, उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे वीडियोज़ आगे चलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली कड़ी, ये वाली श्रृंखला आपको प्रैक्टिकली समझने में कारगर साबित होगी कि आपकी कौन कौन सी ज़रूरत में कौन कौन सी कार कारगर साबित होती है, और आपकी जो बाइंग डिसीज़न है वो और थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि हम मिनी एसयूवीज़ के सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे। पेश है Hyundai वेन्यू का वर्डिक्ट। पहला एस्पेक्ट लेके चलूंगा दोस्तों मैं सेंसिबिलिटी। पर्टिकुलर Hyundai वेन्यू के लिए कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम गाड़ी में देख लेते हैं, हम ले लेते हैं गाड़ी, लेकिन वो हमारी वर्थ के नहीं होती। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कुछ उदाहरण देता हूँ आपको मैं, जैसे LED DRLs। इंडिया के अंदर कोई तुक नहीं, वो औचित्य नहीं है LED DRLs का। सनरूफ क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या प्रैक्टिकली हमारे लिए कारगर है? खास तौर पे जब भारत में इतना पॉल्यूशन और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, तो यहाँ पे कितना कारगर है सनरूफ। तीसरी बात दोस्तों, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स। अब ये कभी ठीक है कभी नहीं ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की। आलम यह है कि इन फीचर्स की वजह से कई बार हम अपनी गाड़ी डिसाइड कर लेते हैं, जबकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। हार्डली अपनी पूरी ज़िंदगी में 10 या 12 बार यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम 10 से 12 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ना केवल ये सारी चीज़ें दी भी गई हैं, प्लस उसके अलावा भी ये कार वैसी बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सेंसिबल कार है। यानी कि कहा जाए तो हमारे जो शौक कहने वाली चीज़ें हैं कि सनरूफ का किसी को शौक होता है, बट वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती, वो चीज़ें इसके अंदर हैं। बट वैसे भी सेंसिबल है कार, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स और हमें बहुत काम के मिल जाते हैं, जो कि इस कार के साथ इन चीज़ों का आना थोड़ा सा एक चेरी ऑन आइसक्रीम हो जाता है। तो ये सेंसिबिलिटी के हिसाब से देखिए तो ये गाड़ी ठीक ठाक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मेरा ब्रांड वैल्यू। अब ब्रांड वैल्यू की अगर बात की जाए तो सभी को पता है कि Hyundai की कारें नंबर 2 पे हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में Hyundai नंबर 2 पे रहता है हमेशा ही, और वेन्यू की बड़ी बात नहीं, वेन्यू भी नंबर 2 पे ही है। बट ब्रांड वैल्यू की अगर बात की जाए तो Hyundai की ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी है। जगह जगह पे आप इसको सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, जगह जगह पे आप इसके शोरूम मिल जाएंगे। और ब्रांड वैल्यू वैसे भी देखें तो अगर आपने गाड़ी ले ली तो अच्छी खासी गाड़ी सेल भी हो रही है, तो रीसेल वैल्यू भी एक एस्पेक्ट रखता है। तो ब्रांड वैल्यू रीसेल वैल्यू को भी दर्शाता है, जो कि Hyundai वेन्यू अगर आप ले लेंगे तो आपको रीसेल वैल्यू में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये गाड़ी लेके एक पीस ऑफ माइंड भी होता है कि Hyundai की गाड़ी है तो कहीं भी हम इसको रिपेयर या सर्विस करवा सकते हैं। अगला दोस्तों मैं एस्पेक्ट लेके चलना चाहता हूँ मेंटेनेंस का। गाड़ी जब दोस्तों हम 10-10.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमें मेंटेनेंस का खर्चा भी देखना पड़ेगा। अब Hyundai की वेन्यू एक ऐसी कार है जिस गाड़ी के अंदर हमें रख रखाव का खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि इसके सारे ही पार्ट्स तकरीबन लोकली इंडिया मेड हैं। तो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स की कीमत भी हमें ज़्यादा नहीं देनी पड़ती। अगर करें सर्विस की बात तो 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक हम इसके इंजन वेरिएंट की मेंटेनेंस या सर्विस करवा सकते हैं। डीजल वेरिएंट की अगर बात करें तो मैक्सिमम 5000 रुपये तक इसकी सर्विस आराम से हो जाती है। तो इसके अगर डीजल फिल्टर या ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर किसी की भी बात करें तो आराम से बड़े ही सस्ते या चीप रेट पे हमें मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए पॉकेट के ऊपर ज़्यादा भारी नहीं पड़ते। स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो उस तरीके से भी प्रैक्टिकलिटी को देखें तो मेंटेनेंस के हिसाब से ये गाड़ी हमारी जेब पे भारी नहीं पड़ती। अगली दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो वो मैं बात करना चाहता हूँ इसकी इंजन और परफॉर्मेंस की।
अब दोस्तों इस गाड़ी के अंदर 3 तरह के इंजन आते हैं। सबसे पहला इंजन आता है दोस्तों 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो पेट्रोल के अंदर आता है 3 सिलेंडर वाला। उसके बाद 1.0 लीटर का इंजन आता है जो कि टर्बो के अंदर आता है, वो भी पेट्रोल में है, 3 सिलेंडर का ही है। अगर बात करें डीजल ऑप्शन की तो Hyundai Venue एक ऐसी कार है जो गिनी चुनी कारें अब आती हैं इस SUV सेगमेंट के अंदर जो कि पेट्रोल डीजल दोनों की सुविधा हमें देती हैं, तो Venue भी उनमें शामिल है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला टर्बो डीजल इंजन हमारे लिए एक डीजल इंजन की सुविधा भी दे देता है। जिनकी गाड़ी ज़्यादा चलती है या जिनको ज़्यादा रन है हर महीने का, उनके लिए भी एक पॉसिबिलिटी दे दी गई है। उसके अलावा क्या है इस गाड़ी के अंदर कि हमारे पास ट्रांसमिशंस की सुविधा भी वाइड रेंज के अंदर है। कहाँ हमारे पास 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, वहीं पे 1.0 लीटर का टर्बो इंजन हमारे पास न केवल IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि क्लच लेस मैनुअल गियर की टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने यूज़ की है, उसके अलावा भी हमारे पास डुअल क्लच ट्रांसमिशन का बेहतरीन ऑटोमेटिक मिल जाता है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास 1.5 लीटर के डीजल इंजन के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। तो कहा जाए कि अगर 3 तरह के डीजल इंजन और उसके अंदर भी आगे जाके 3 तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन हमें मिल जाती हैं, जो कि एक वास्ट हमारे लिए एरिया पैदा कर देती हैं जहां से हम कोई भी गाड़ी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं Hyundai Venue की रेंज में से। अगर बात करें दोस्तों Hyundai Venue के अंदर स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के अंदर दोस्तों ये कार काफ़ी हद तक मायने में लाती है अंदर की स्पेस को। हाँ, ये तो कहा जा सकता है कि ये बेस्ट इन क्लास अंदर की स्पेस वाली गाड़ी नहीं है, बट अगर फ्रंट से देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रैक्टिकलिटी के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गाड़ी ड्राइव करते समय हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर ज़रूर मिल जाती हैं। जैसे कि कहा जाए क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा, जैसे अगर हम लॉन्ग रन पे जा रहे हैं तो क्रूज़ कंट्रोल की सुविधा हमें मिल जाती है, ऑटो AC मिल जाता है, रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। ये सारी प्रैक्टिकलिटी की चीज़ें हमारे लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। वहीं पे अगर स्पेस की पीछे बात की जाए तो 3 पर्सन्स के बैठने की ठीक ठाक सी जगह है। जो इंडियन फिज़ीक के लोग हैं, जो 5 फुट 5 इंच 4 इंच के करीब के मेरी जैसे फिज़ीक वाले लोग हैं, तो 3 पर्सन ठीक ठाक से बैठ जाते हैं। हालांकि इतने कंफर्टेबल नहीं होते लेकिन बैठने की जगह है। आगे वाली सीट्स के अंदर भी अच्छी खासी कुशनिंग और लंबर स्पॉट भी अच्छी खासी है ताकि आप आराम से आगे बैठ सकें। पीछे अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो 350 लीटर का बूट स्पेस वहाँ पे हमें मिल जाता है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा है। और अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो एक और अच्छी इसके अंदर बात है कि या तो आप 60-40 स्प्लिट कर लीजिए सीट को ताकि आप एक साइड पे बूट स्पेस को बढ़ा सकें, या दोनों सीट्स आप फोल्ड कर सकते हैं पिछली और अच्छा आपके पास एरिया बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिकलिटीज़ अगर देखें तो उस हिसाब से भी ये गाड़ी हमारे लिए खरी उतरती है। बात की जाए दोस्तों अगर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन अपना एस्पेक्ट है, सबका अपना अपना टेस्ट है, लेकिन मेरी पर्सनल अगर राय आप जाने तो कार्लिनो के बेस के ऊपर इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है जो कि कॉन्सेप्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। अब इसका जो फ्रंट देखा जाए तो काफ़ी ब्रॉड सी चौड़ी सी इसकी ग्रिल हमें देखने को मिलती है, स्लीक सी LED DRL, उसके साथ ही उसके अंदर ही मर्ज किए गए टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे स्क्वेरिश डिज़ाइन के अंदर हमें हेडलाइट्स मिल जाती है जिसके अंदर प्रोजेक्टर और LED DRLs दोनों मिल जाते हैं हमें। उसके और नीचे थोड़ा देखा जाए तो फॉग लैंप्स मिलती हैं और एक बड़ा सा बम्पर दिखने को हमें मिलता है जो फ्रंट से एक ब्रॉड लुक इसको देता है। साइड प्रोफाइल अगर देखी जाए तो कंप्लीट एक SUV का स्टांस जरूर देने की कोशिश की गई है, एक बॉक्सी डिज़ाइन देखिए इसको। रियर में भी ठीक ठाक सी नज़र आती है। डिज़ाइन का लैंग्वेज अगर कहें तो मेरे को दूर से अगर देखो तो एक SUV का स्टांस जरूर देने की कोशिश इसमें की गई है। एक अलग से यूनिक डिज़ाइन जब ये गाड़ी आई थी तो पेश करती थी, तो डिज़ाइन के मामले में भी मेरे हिसाब से इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी खासी है जिसको हम एक SUV की तरीके से देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स के बारे में जब पहली बात की मैंने कि फीचर्स भर भर के इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्टेड हेडलैम्प, LED DRL, बूट स्पेस ठीक ठाक सा है, फिर कूल्ड ग्लव बॉक्स के अंदर मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, 6 एयरबैग टॉप वेरिएंट के अंदर हमें मिल जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये फीचर लोडेड कार भी है। और उसके ऊपर सोने से सुहागा ब्लू लिंक का इसके अंदर कनेक्टेड कार का फीचर है जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ मिलता है, जो कि हमारी वॉइस रिकॉग्निशन बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे कि पहले बताया मैं, हालांकि वो एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं जिसके हिसाब से कार डिसाइड की जाए, लेकिन एक अच्छी कार के साथ साथ इसमें ये फीचर भी हमें मिल जाता है। कि सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट और
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी हमें इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से भी ये गाड़ी 4 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप के अंदर लेके आई थी। अब दोस्तों इस कार को अगर देखें तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज हमारे सामने दे दिया गया है। माइनस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला माइनस पॉइंट इसके अंदर है दोस्तों जो डीजल वेरिएंट के अंदर हमारे पास कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है। दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि जब हाईवे के ऊपर भी हम आते हैं, हालांकि अल्ट्रा लाइट इसका स्टीयरिंग है, लेकिन हाईवे के ऊपर भी इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ, वहाँ पे ये थोड़ा लाइट रहता है। तीसरी प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे को इसके अंदर ये लगी कि थोड़ी सा ब्रेकिंग इशूज इसके अंदर हैं, लेकिन वो डील ब्रेकर नहीं है। इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम उसको गाड़ी को छोड़ दें सिर्फ एक ब्रेकिंग के माइनर से इशू के लिए। थोड़ा इशू है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तीसरा इसके अंदर है दोस्तों इशू जो इसका सॉफ्ट सस्पेंशन है। इसके सस्पेंशन के कारण ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंसी या बम्पी हो जाती है कई बार, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है। अब अगर वर्डिक्ट निकाला जाए तो जो इसकी कमियां हैं और जो इसके प्लस पॉइंट हैं, उनके अंदर देखा जाए तो इसकी जो कमियां हैं उनके ऊपर प्लस पॉइंट्स भारी पड़ते हैं। कमियां मैंने आपको बता दी। अगर आप इन कमियों से उभर के आगे आना चाहते हो तो फिर आपके लिए एक प्रैक्टिकल साफ़ सुथरी सी छवि वाली एक कार आती है। मैं साफ़ सुथरी छवि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हुंडई की काफ़ी सारी गाड़ियाँ बदनाम हैं ओवर प्राइस होने के कारण, लेकिन हुंडई की केवल एक ही कार जो वेन्यू है उसको मैं वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट के अंदर खरी उतरने वाली देखता हूँ कि हर तरीके का कुछ ना कुछ उसके अंदर दे भी रखा है और एक डिज़ाइन भी अच्छा है, प्रैक्टिकली भी ठीक है और प्राइस के हिसाब से भी ये गाड़ी जस्टिफाई करती है। अब 6.5-7 लाख से गाड़ी के रेंज शुरू होकर 11-12 लाख रुपए तक जाती है, जो कि एक 3 तरह के पेट्रोल डीजल इंजन आ गए, ऊपर से ट्रांसमिशन की सुविधा भी आ गई, फिर डुअल टोन के फीचर्स भी इसके अंदर दे दिए गए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसको एक अच्छा पैकेज बना देती हैं। रीसेल वैल्यू के हिसाब से भी गाड़ी अच्छी खासी है, मेंटेनेंस भी कम पड़ती है और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी हमें मिल जाती है। तो अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं जो एसयूवी का स्टांस आपको दे, हाईवे के ऊपर चलना है, खड्डे भरी ठीक ठाक सी सड़कें, ज़्यादा खड्डे भरी सड़कें नहीं हैं, रख रखाव का खर्चा आपको कम चाहिए, तो ये वाली कार आपके लिए एक सेंसिबल ऑप्शन बन जाती है, खासतौर पे जब हम मिनी एसयूवीज़ की बात करते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लेकिन इसका एक अलग सा मुकाम है और अलग सा एक पहचान इस गाड़ी ने ज़रूर बनाई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो, ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें गाड़ी लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रही है, हुंडई की वेन्यू के बारे में शंका मेरे हिसाब से काफ़ी सारी दूर हो गई होगी। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।